हेलो एवरीवन। आज जो हमारा लेक्चर रहेगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम आगे 4 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। मेटालिक सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड, दो आपके सामने हैं, और जो दो हम कर चुके हैं, आयनिक सॉलिड और आपका जो पहला टाइप होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मेटालिक सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड को आज हम इनकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि भाई कौन से होते हैं, और कुछ ऐसी खास बातें मेटालिक सॉलिड में और इसमें जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ध्यान से सुनना। मेटालिक सॉलिड, भाई मेटल्स से आपकी समझते क्या हो ये बताओ पहले तो। आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये मेटल है। और जब ये मेटल सॉलिड फॉर्म में रहते हैं तो इनको मेटालिक सॉलिड कह देते हैं। भाई ये बात आप सब लोगों को पता है अभी तक कि दीज आर मेटालिक सॉलिड्स। बट आप मेटल की भी एक डेफिनेशन सुनिए। मेटल की आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया उन्होंने, उनके ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब ये तो है नहीं वो इलेक्ट्रॉन भाई कहीं और ही घूम रहा है। सपोज करो वो एक मेटल में है, तो इनको मैं बोल सकता हूं पॉजिटिवली चार्ज आयन इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई इलेक्ट्रॉन्स के समुद्र में जो पॉजिटिवली चार्ज आयन्स हैं उनको हम मेटल्स बोलते हैं। तो इनकी सबसे पहली बात जो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ metallic solids are positive ions in the sea of electrons। अभी ये बात मैंने ऐसे लिख दी, बट आप इसकी डिफाइनिंग सुनना। अब दूसरी बात, ये प्लास्टिक है, मैंने इसको यहां से गर्म किया, क्या ये यहां से गर्म होता है दूसरी साइड से? भाई एक तरफ से अगर मैं इसको गर्म करता हूं तो ये स्टार्ट हो जाता है पिघलना, ना कि दूसरी तरफ से गर्म होता है। बट एक आप आयरन का टुकड़ा लेना, इतना ही, आयरन रोड ले सकते हो आप, सरिया ले सकते हो, आप उसको इस तरफ से गर्म करते हो, वो टोटल गर्म होता है, कंप्लीट। आप पकड़ नहीं सकते उसको इस तरफ से। आप जब आप किचन में काम करते हो, आप एक दूध का यूटेंसिल है जिसमें आप दूध को गर्म करते हो, आप नीचे से उसको गर्म करते हो, कंप्लीट गर्म क्यों होता है? उसका आंसर इसी में है। इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर फ्री होते हैं, और जैसे आप उसको मेटल को गर्म करते हो तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहां वाले हैं, एक हिस्से वाले, वो कंप्लीट के अंदर मूव करते हैं, जिसकी वजह से कंप्लीट मेटल का या कंप्लीट बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? राइज। Electrons are free to move in the metals, so when we heat one part of any metal, complete metal temperature is raised। भाई एक को हीट किया, कंप्लीट टेम्परेचर रेज हो गया। अब एक बात और, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स इसमें करंट कैरियर होते हैं जो चार्ज को लेके जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा कंडक्टर भी है, ना कि इंसुलेटर। मेटालिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ electricity in
solid as well as in molten state। भाई ये मोल्टन स्टेट में भी और सॉलिड स्टेट में भी एक इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आप एक ये बताओ, एक मेटल हो और वो सॉफ्ट हो, सर सोडियम, बट प्यारे बच्चों जनरली मैं जो मेटल्स की बात करता हूँ वो लगभग सब आपको हार्ड मिलते हैं। आप एग्जांपल लेके चल सकते हो, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, वो जनरली हार्ड नेचर के होते हैं, बट ये मेलेबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। मेटालिक सॉलिड्स आर हार्ड बट डक्टाइल एंड मेलेबल इन नेचर। डक्टाइल और मेलेबल क्या है? 10th क्लास में आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स में अच्छी तरह पढ़ा है। डक्टाइल क्या होता है प्यारे बच्चों? आप उस मेटल को थिन वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, पतले पतले तारों से खींच सकते हो। मैंने 10th क्लास के लेक्चर में ये बताया भी हुआ है। आप 1 ग्राम गोल्ड से, इट मीन्स 1 ग्राम आपको पता है कितना छोटा होता है, उससे 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हो। 2 किलोमीटर लंबी वायर, इट मीन्स आप एक डेस्टिनेशन पे खड़े हो और आपसे 2 किलोमीटर दूर कोई जगह है, वहां तक आप उस गोल्ड के टुकड़े को लेके जा सकते हो, स्ट्रेच कर करके। और जो मेलेबल वर्ड है, मेलेबल मीन्स जैसे आपके घरों में टीन होती है, आपके माताजी की संदूक है, वो पतली शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, और ये इतनी पतली शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं कि आप इनको खा सकते हो। सर कैसे? आपने काजू कतली के ऊपर चांदी का वर्क देखा है, वो उसको मेलेबल पतला कर करके बनाया हुआ है कि आप उसको इजीली खा भी सकते हो। और प्यारे बच्चों, अब इनका मेल्टिंग पॉइंट और इनका बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव फेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट। पर इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग हाई होता है। सर आपने इतना कुछ बता दिया, एग्जांपल्स तो लिख दो। चलो एग्जांपल्स भी लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर मेटालिक सॉलिड के 4 एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, 4 आप अपनी तरफ से लिखना। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। चलो 5 लिख दिया आपके लिए। अब एक बार आप देखो मेटालिक सॉलिड्स, कोई भी आपका ऐसा पॉइंट जो रह गया हो, भाई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पॉजिटिव आयंस होते हैं। अब आप पॉजिटिव आयंस वाले में एक और एग्जांपल लीजिए डेली लाइफ से। आप अपनी माताजी के साथ शादी में जाते हो, आप बस के अंदर, ट्रेन के अंदर, गाड़ी के अंदर बाउंड रहते हो। मैं आपकी माताजी इधर आ, बाहर मत घूम, ध्यान रखती हैं आपका। बट जैसे आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो तो आपकी माताजी काम में लग जाती हैं और आप इधर उधर घूमते हो। बट अब ये नहीं है कि आप उधर से घूम के वापस दोबारा अपने घर आ जाते हो, नहीं, आप आस पड़ोस में घूमते हो। तो ऐसे ही इनके अंदर होता है। आपकी माताजी को पॉजिटिव आयंस मान लीजिए और उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, मीन्स जो बच्चे थे उनके साथ, वो इधर उधर घूमते रहते हैं। अगर इन पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड से आप समझते हो भाई पॉजिटिव आयन एक तरफ, नेगेटिव आयन एक तरफ, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ आ जाएंगे, बिकॉज अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। मेटालिक सॉलिड इसी के साथ आपकी बुक से कुछ ना कुछ ज़्यादा के साथ कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम कोवलेंट सॉलिड पे। प्यारे बच्चों, जो कोवलेंट सॉलिड है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो कोवलेंट सॉलिड है,
इनको आप नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हो। अब सर कहोगे नेटवर्क क्यों? मैं एक एग्जांपल देता हूँ, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेफाइट, इन मॉलिक्यूल्स का आपस में नेटवर्क होता है। इसीलिए जो इनसे मॉलिक्यूल बनते हैं वो जाइंट मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मींस बहुत बड़े लार्ज स्केल पे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। उनका साइज लगभग बड़ा होता है हर एक मॉलिक्यूल का। सबसे पहले इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? तो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्यारे बच्चों एटम्स ही होंगे। एटम्स आर द constituent particles of covalent or network solids। अब भाई बात आती है इनके अंदर बॉन्डिंग कौन सी प्रेजेंट होती है, तो इसके नाम से क्लियर है। कोवैलेंट बॉन्डिंग is present in covalent or network solids। अब एग्जाम्पल्स अगर हम लेके चलते हैं, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड और ग्रेफाइट, इन दोनों की प्रॉपर्टीज लगभग एक जैसी होती हैं और इसकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। जो डायमंड है वो हार्डेस्ट नॉन मेटल है या हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है, भाई बहुत कठोर होता है। सिलिकॉन कार्बाइड भी ऐसा ही है, बट जो ग्रेफाइट होता है ये प्यारे बच्चों सॉफ्ट होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, बट ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो जैसे बोलते हैं ना अपवाद, एक्सेप्शन, इन कोवैलेंट सॉलिड्स में सबकी प्रॉपर्टीज लगभग एक जैसी है, बट एक ग्रेफाइट एक ऐसा है जो अलग प्रॉपर्टी शो करता है। तो हर एक के लिए हम ये लिखेंगे बात। दीज सॉलिड्स आर हार्ड एक्सेप्ट ग्रेफाइट। एक और बात, दीज सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट कंडक्ट do not conduct electricity except graphite। अब हमने इतना कुछ बता दिया। अब सर ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी ऐसी क्या है कि ये नहीं करता है? ध्यान से सुन लेना। ग्रेफाइट हेक्सागोनल रिंग के स्ट्रक्चर में होती है भाई, 6 रिंग, फिर एक स्पेस, फिर 6 रिंग, फिर स्पेस 6 रिंग, फिर स्पेस 6 रिंग। उसका जो नेचर होता है स्लिपरी होता है। आप कभी पेंसिल के लॉक को देखिए, उसमें जो ग्रेफाइट होता है आगे स्लिपरी नेचर का होता है। हमने नेटवर्क या कोवैलेंट क्यों कहा? इसका एग्जांपल है डायमंड। एक कार्बन अगले 4 कार्बन से, उससे अगला कार्बन फिर अलग 4 कार्बन से, तो एक बहुत लंबा नेटवर्क बना देता है। डायमंड की अभी कुछ खास बातें बताएंगे, बट ग्रेफाइट की सुनिए उससे पहले। जो हेक्सागोनल रिंग है उसमें कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन से इन्वॉल्व है और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। तो जो इन लेयर्स के बीच में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब ये तो है नहीं कि भाई ग्रेफाइट में सिर्फ 4 ही कार्बन जुड़ रहे हैं। कार्बन की प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कार्बन के एटम्स बहुत ज्यादा जुड़ते हैं तब ग्रेफाइट की फॉर्मेशन होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो हर एक कार्बन के साथ, हर एक रिंग के साथ एक एक फ्री है। तो उस ग्रेफाइट के अंदर जो वो इलेक्ट्रॉन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है
इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। अब इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? भाई डायमंड है इसके अंदर, सिलिकॉन कार्बाइड है इसके अंदर। डायमंड का तो मेल्टिंग पॉइंट आप सबको पता है, सबसे ज़्यादा है, हार्डेस्ट इसको बोलते हैं। तो लिख देते, इसके साथ डाटा भी लिखेंगे। दीज सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। डायमंड 4027 डिग्री सेल्सियस, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। अज्यूम कीजिए 4000 डिग्री सेल्सियस, आयरन का भी 1000 तक हो जाता है। 4000 डिग्री सेल्सियस डायमंड कितनी देर बाद मेल्ट होता है। अब एक बात और, एनसीईआरटी में गिवन है लाइन, पर बच्चों को बताता नहीं है। ये सॉलिड्स है ना, डीकंपोज हो जाते हैं कई बार उनके मेल्टिंग पॉइंट से पहले। भाई वो सॉलिड से अपनी स्टेट जो लिक्विड है उस पे बाद में आएगा, उससे पहले वो डीकंपोज हो जाता है। एग्जाम्पल जो डायमंड है, ये ग्रेफाइट के अंदर डीकंपोज हो जाता है, उससे लोअर एनर्जी की जो स्टेट होती है। और जो डायमंड का डीकंपोजिशन का वो है, these solids sometime decomposes before its melting point। जैसे कि डायमंड का है, तीन 3550 डिग्री सेल्सियस, डीकंपोज पहले हो गया, मेल्ट बाद में हुआ है। आया कुछ समझ में? मीन्स इसके मेल्टिंग पॉइंट से पहले ही ये सॉलिड डीकंपोज हो जाता है। स्टूडेंट्स अब आपको इस कोवेलेंट सॉलिड में एक लास्ट बात, नेटवर्क बनता है इसके अंदर। अब नेटवर्क क्यों है? क्योंकि कार्बन, आप डायमंड का एग्जांपल ले लीजिए, सिलिकॉन कार्बाइड का एग्जांपल ले लीजिए। एक कार्बन अगले 4 कार्बन से जुड़ता है ड्यू टू इट्स कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अब और कार्बन, उनमें भी कैटिनेशन होगा तो फॉर्म कर करके बहुत एक लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। तो अब इसमें आप ये दोनों बातें लिख लेना, ये दोनों कंडक्टर नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के, ये होता है, ये हार्ड होते हैं, ये सॉफ्ट होता है। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन का रीजन पता है? 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी लिख लो आप, 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री इन ग्रेफाइट which is responsible for conduction इलेक्ट्रिसिटी इस वजह से कंडक्ट होती है कोवेलेंट सॉलिड में, वो भी ग्रेफाइट के अंदर। तो ये आपके चारों सॉलिड एग्जाम्पल्स, प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं नहीं करते, इंसुलेटर हैं, एग्जाम्पल्स, हर एक के साथ कंप्लीट है। सो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आगे की यूनिट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।